यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कल्चर क्या है, तो एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं प्राचीन काल की। यदि हम बात करें तो प्राचीन काल से ही, जैसे आप पढ़ते हैं इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यदि हम चावल के साक्ष्य की बात करें तो लहुरा देव संत कबीर नगर में सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं। इसके बाद तो भारत का इतिहास कृषि प्रधान देश है। यदि हम आजादी के समय चलें, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कल्चर क्या है, तो एक शब्द में आप उत्तर दे सकते हैं एग्रीकल्चर। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो प्राचीन काल से ही, जैसे आप पढ़ते हैं इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में भी दोस्तों कृषि के साक्ष्य अलग अलग स्थलों से प्राप्त होते हैं। जैसे गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यदि हम चावल के साक्ष्य की बात करें तो लहुरा देव संत कबीर नगर में, लोथल, रंगपुर इत्यादि से हमें कृषि के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं। इसके बाद तो भारत का इतिहास कृषि का बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि हम आजादी के समय चलें तो जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो भारत सरकार के सामने अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का पेट भरना। भूखमरी से लाखों लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते थे। इसीलिए भारत सरकार ने कई तरीके से प्रयास किए। प्रथम प्रयास मान लो तो पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली, इसमें भारत सरकार ने कृषि कार्यों पर ध्यान दिया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भारत का जो 65 से 67% किसान वर्ग है, वो पानी के लिए, भाई जल ही जीवन है, पानी के लिए मानसून पर डिपेंडेंट है। अगर मानसून सही समय पर आ गया तो कृषि अच्छी होगी। कई बार मानसून देरी से आता है, इस बार का ही हाल देख लीजिए। मानसून 15 से 20 दिन इस बार विलंब से आया। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ज्यादा बारिश भी नुकसानदायक है और ज्यादा धूप भी नुकसानदायक है। जैसे जीवन में देख लीजिए, सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा बोलना भी अनुचित है और बहुत ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। बचपन में मेरी दादी कहा करती थी, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर ध्यान दिया और यह सोचा कि जलवायु पर जो हमारा किसान भरोसा करता है, उस भरोसे को कहीं पर और शिफ्ट कर दिया जाए। तो नदियों पर ध्यान दिया गया। भाई नदियों का पानी, बहता हुआ पानी, स्वच्छ जल, नदियों पर डैम बनाए गए, कई प्रकार के बांध बनाए गए और दोस्तों बांधों से अलग अलग तरीके से नहरें भी निकाली गईं। तो कुल मिलाकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया और पानी की समस्या को खत्म करने का प्रयास किया गया। अब जब सरकार ने यह देखा कि भारत में दोस्तों आज भी परंपरागत तरीके से ही कृषि हो रही है, वही हल वही बैल, तो अगर कृषि में मशीनरी नहीं आएगी तो कृषि में क्रांति कैसे आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में कृषि के साथ साथ उद्योगों पर भी ध्यान दिया। भारत में बहुत पुराना स्टील प्लांट था जमशेदपुर में, आज के झारखंड में। स्टील सिटी कहते हैं उसको, पहली स्टील सिटी। लेकिन अगर मशीनरी चाहिए तो और भी स्टील सिटी स्थापित करना पड़ेगा, इस्पात संयंत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील सिटी स्थापित की गई। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से और दोस्तों राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मशीनरी कृषि में आती है। अब मुझे बताओ, ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेसर, प्लाऊ, ये सब तो कृषि में आ गए। क्या सभी के पास ये सब होगा? जाहिर सी बात है, नहीं होगा। साथ ही साथ भारत में जो कृषि के उपज के जो बीज थे, वो उन्नत किस्म के नहीं थे। उन्नत किस्म के बीज जाहिर सी बात है संकरण से बनाए जाते हैं। इसके लिए मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा बहुत प्रसिद्ध हैं, मक्का के लिए, गेहूं के लिए। तो भारत में दोस्तों उन्नत किस्म के बीज तो चाहिए। इसीलिए माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे,
नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमें उन्नत किस्म के बीज लाना पड़ेगा। उन्होंने प्रयास भी किया, एक व्यक्ति का चुनाव किया, लेकिन तभी भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 का। अब जो काम देश के अंदर, सीमा के अंदर हमारे किसान कर रहे थे, लोगों का ख्याल रख रहे थे, उनकी सेहत का ध्यान रख रहे थे, खेती करके, वही काम हमारे किसान सीमा पर कर रहे थे। इसीलिए शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान। लेकिन ताशकंद समझौते में उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई और फिर प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 1966-67 में दोस्तों, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तो कार्यभार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संभाला। जिस व्यक्ति का चुनाव किया गया था शास्त्री जी के द्वारा, उसका नाम था एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन विदेशों में जाके, खासकर नॉर्मन बोरलॉग जैसे व्यक्तियों के साथ मिलके भारत में उन्नत किस्म के बीज लाते हैं, खासकर गेहूं और चावल के। इसे कहते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1966-67 में भारत में आती है, इसको आप ध्यान रखें। अब दोस्तों उन्नत किस्म के बीज आ गए, तो जाहिर सी बात है हमें उन्नत किस्म के बीज की उपज के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होगी, फर्टिलाइजर, खाद की आवश्यकता होगी, क्योंकि विदेशी किस्में है ना भाई। तो क्या सभी के पास, और मशीनरी, अब तो हल से खेती नहीं, बड़े बड़े किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, प्लाऊ, इनसे किसानी कर रहे थे। तो क्या सभी के पास पैसा है ट्रैक्टर खरीदने का, खाद लेने का, उन्नत किस्म के बीज लेने का? नहीं है। तो किसानों को पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए भारत सरकार ने एक बैंक की स्थापना की, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि 1975 में स्थापित हुआ। तारीख 2 अक्टूबर 1975 मानी जाती है वैसे। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, मध्यांचल बैंक, पूर्वांचल बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ बैंक, इस तरीके से, क्योंकि जाके किसान वहीं पे सीधे पैसा बैंक से लोन, ऋण के तौर पे प्राप्त कर सकता है। आपने देखा होगा आपके क्षेत्रों में लंबी लंबी किसानों की लाइनें लगती हैं, है ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक उसका नाम हो चुका है अब तो। अब दोस्तों आरबीआई का नाम सुना होगा। आरबीआई सभी बैंकों को पैसा देता है, मतलब बैंकों का बैंक आरबीआई। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ग्रामीण बैंकों को पैसा कौन देता है? क्या डायरेक्ट आरबीआई देता है? नहीं, पहले आरबीआई देता था, लेकिन अब देता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से पैसा भी प्रोवाइड करवाया गया किसानों को। उसके बाद दोस्तों आप फसल चक्र तो जानते ही होंगे कि खरीफ, रबी, जायद, बरसात जब होगी तभी हम फसल स्थापित करेंगे। शुरुआत खरीफ से, क्योंकि का से कोई फसल नहीं है, खा से है। शुरुआत मतलब बरसात, शुरुआत बरसात, खरीफ से। जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि सब खरीफ की फसलें हैं, खासकर चावल, धान। रबी की फसल भाई अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। अब जायद की फसल जब गर्मी ज्यादा होगी, तो गर्मी ज्यादा कब होती है? मार्च अप्रैल में, और जून जुलाई में काट लेंगे। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियों में कद्दू, लौकी, भिंडी इत्यादि। तो आइए कृषि को समझते हैं। ओवरव्यू मैंने दे दिया है, यह पृष्ठभूमि थी, है ना। कृषि, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में कृषि का योगदान, ध्यान रखना है, 19% है, बहुत बड़ा। इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश है। संविधान की 7वीं अनुसूची में कृषि राज्य सूची का विषय है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि पहले एक मांग हो चुकी थी कि इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। देखो, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश की कि कृषि को राज्य सूची विषय से हटाकर समवर्ती सूची में रखा जाए, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल के हम देखेंगे पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, है ना। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, जैसा कि मैंने बताया था। और मानसून का जुआ कहा था ना, अतिका भला ना बरसना, अतिका भला ना धूप, वैसा। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, ये ऑप्शन में आपके आ सकता है। आगे चलते हैं। कई प्रकार की कृषियां होती हैं दोस्तों। कृषि के प्रकार देख लीजिए। निर्वाह कृषि, मतलब आप किसान हैं, सामान्य से होता है ना, बड़े किसान, मझौले किसान, छोटे किसान। छोटे किसान में नहीं है तो मजदूर,
आपके पास छोटा सा खेत है, दो चार, उसमें आप अपने परिवार के निर्वहन के लिए थोड़ी बहुत खेती किसानी करते हो, तो उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। गहन कृषि का मतलब कई सारे देशों में आबादी ज्यादा होती है, क्षेत्र कम होता है, एक ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करके, गहन मेहनत करके गहन कृषि होती है। फिर आदिम कृषि मतलब जो आदि मानव के जमाने से, मैंने कहा था ना बहुत पहले से, 5,000 7,000 10,000 पहले, 10,000 साल पहले जो कृषि होती थी, वैसी जनजातियों द्वारा खासकर। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम देते हैं, कई जगह पोडू कहते हैं, कई जगह दोस्तों चीमाता कहते हैं, है ना, अभी देखते हैं। फिर चलवासी कृषि भी है। वाणिज्यिक कृषि का मतलब आप ट्रेड से समझ रहे होंगे। अनाज कृषि भी देखेंगे, रोपड़ भी देखेंगे। रोपड़ आप समझते होंगे जैसे धान। आइए, निर्वाह कृषि, इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, परिवार का भरण पोषण, निर्वहन आपको बताया गया था। गहन निर्वाह कृषि ये अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में की जाती है। इसमें जोत का आकार बहुत सीमित, कम तकनीक, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आदिम कृषि जनजातियों लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से होती है। स्थानांतरित कृषि, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कर्तन दहन कृषि कहलाती है, बहुत से नामों से प्रसिद्ध है। पोडू, कुमारी, कुरुआ, खिल, बोगमा, पामलू, दीपा, जोम, कृषिबे, वरदहिया, वालरा, तिमाता, है ना, भूमि डाही, कोमान, बरिंग। कहां कहां पर कहते हैं ये भी देख लो। पोडू कहां कहते हैं ये देखो, है ना, आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिमी घाट में, अलग अलग क्षेत्रों में। चीमाता मध्य प्रदेश में कह देते हैं, क्रमशः लिखा हुआ है। चलवासी कृषि, चलवासी आदिम कृषि का मतलब क्या, यह शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसके अंतर्गत पशुपालन किया जाता है, ध्यान रखना, एनिमल हस्बेंड्री। साथ ही साथ स्थानीय लोग पशु चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलवास, प्रवास कहते हैं, है ना, इसलिए चलवासी लिखा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, इन क्षेत्रों में प्रमुख है। अनाज कृषि, भाई फूड ग्रेन चाहिए हमको, तो गेहूं और मक्का के लिए। रोपड़, कहीं पर हम रोपाई करते हैं, बाद में फिर उसको खेत में लेके जाते हैं। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, अनानास, धान, है ना। फिर ऋतुओं के आधार पर तीन बताई थी मैंने। खरीफ वर्षा काल की फसल है। दक्षिण पश्चिम मानसून आप जानते होंगे, साउथ वेस्ट मानसून जून जुलाई में भारत में वर्षा करता है। खा से शुरुआत होगी, मैंने कहा था, बरसात शुरुआत, बरसात शुरुआत, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। चावल, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ये सब ये खरीफ की फसलें हैं। चावल की किस्में IR-20, जमुना, जया, करुणा, पद्मा, हर एक, है ना, महिला के नाम पर या लड़कियों के नाम पर आप इसको देख सकते हैं। बाला अलग से ही मालूम पड़ जाता है। मक्का की किस्में माही, माँ से मक्का, माँ से माही, है ना, माही, धवल, ये कई बार पूछा गया है। गंगा 5, डेक्कन 101, ये सारी चीजें हैं। कपास की किस्में देख लो, कपास को तो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। नरमा, अगेती, वरा, लक्ष्मी, नंदा, सुभानी, गारोनी। रबी शीत ऋतु की फसल है ना, अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और भैया मार्च अप्रैल में काट लेंगे। गेहूं, सरसा, जौ, मटर, आलू, ये बता चुका हूं पहले आपको। गेहूं की किस्में दोस्तों कल्याण सोना, सोनालिका, राज 30, 77, अर्जुन, पूसा, बेकर, ये चावल से बिल्कुल अलग किस्में आपको मिलेंगी। ठीक है, सरसों की किस्में वरुण, पीताम्बरी, पूसा, कल्याणी। ठीक है, जायद, जायद फसलें क्या है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन फसल है। मैंने कहा था ना गर्मी ज्यादा, तो जायद मार्च अप्रैल में बोएंगे, जून जुलाई में काट लेंगे। तरबूज, खरबूज, खीरा, जिसमें पानी प्राप्त, तो गर्मी है ना, तो पानी चाहिए अपन को। चावल उत्पादन में, हाँ, एक बात और ध्यान रखना, भारत का स्थान अब पहला हो चुका है। भारत ने ना पिछले 2 सालों में आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट आई थी ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कहां पर है, नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। तो भारत नंबर 1 हो गया, 150 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, काली मिट्टी उपयोगी है। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का अब दूसरा नहीं है। इस लाइन को मैं काट दूंगा क्योंकि भारत का स्थान क्या हो चुका है, सॉरी गेहूं है ना, हाँ गेहूं में भाई दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। चावल में पहला, इसको माइंड रखिएगा। चाय की बात करें, बागवानी फसल है, इसमें कैफीन, टैनिन होती है, सीधी सी बात है। भारत का स्थान दूसरा व चीन का पहला है चाय में। लेटेराइट मिट्टी में होती है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता, है ना। चाय के लिए दोस्तों अनुसंधान केंद्र भी यहां पे मैं लिख देता हूं, चाय का अनुसंधान केंद्र। तो चाय अनुसंधान केंद्र की बात करें तो अभी ऐसे ही लिख देता हूं मैं, जोरहाट, जोरहाट। और जोरहाट कहां है दोस्तों, असम में है।
इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कहवा, कॉफी की बात करें, देखो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जो महंगी महंगी फसलें हैं, जैसे अगर मैं सोने को भी शामिल करूं, सोना भी महंगा है, तो अमीर लोगों के होते हैं नाटक, अमीर लोग चांदी नहीं पहनते, सोना पहनते हैं, रेशम के कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते, चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, और नॉर्मल गेंदा गुलाब नहीं देते, सूरजमुखी देते हैं, सनफ्लावर। तो सोना तो खनिज हो गया, सूरजमुखी, रेशम, है ना, इसके अलावा कॉफी, ये सब कहाँ, कर्नाटक में। कॉफी की खेती सर्वप्रथम बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत में हुआ था। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में होती है। मेन कर्नाटक चिकमंगलुर में इसका अनुसंधान केंद्र भी है। जूट, जिससे हम रस्सा वस्सा बनाते हैं, बोरे बोरे, गोल्डन फाइबर कहते हैं, अच्छा खासा जूट होता है पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ, है ना। और गन्ना, गन्ना यूपी में, कौन पीछे कर सकता है। उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय फसल है, नगदी फसल है। नगदी फसल का मतलब खेत में बो दो और खेत से उठा के नगद ले आओ, मार्केट में बेच दो डायरेक्ट, कोई, है ना, उसमें निराई गुड़ाई ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। इसका उत्पादन स्थान, है ना, प्रथम है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थान क्या है दोस्तों, प्रथम है, ये मैं लिख देता हूं। साथ ही साथ यदि हम बात करें यहां पर, तो चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में। चाय लिखा है क्या, एक मिनट, चाय कहां से आ गई भाई, रुकिएगा। गन्ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा दोस्तों लखनऊ में। लेकिन हाँ, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन संस्थान कहां मिलेगा, कोयम्बटूर। अनुसंधान अलग है, प्रजनन अलग है। किसमें, यहां पर आपकी लिखी हुई हैं, आगे चलते हैं। तंबाकू, यह शीतोष्ण कटिबंधीय रबी फसल है, कई बार खरीफ की फसल भी कहते हैं। तंबाकू के पत्ते को जब सुखाते हैं तो क्योरिंग कहते हैं उसको, फिर रगड़ के, हमारे यहाँ तो चुनौटी में भी रख लेते हैं, डिबिया में, दादाजी लोग, है कि नहीं। तो ये कहानी है, क्योरिंग कहते हैं सुखाने की प्रक्रिया। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी, कॉफी, कर्नाटक का तो बता ही दिया है। सूरजमुखी भी लिख सकते हो आप, सूरजमुखी, ठीक है। रेशम भी आप लिख सकते हैं कर्नाटक में। केरल में रबर, सीधी सी बात है। जम्मू कश्मीर में केसर, करेवा वैली बहुत प्रसिद्ध है, करेवा घाटी केसर के लिए। तो ये मैंने ओवरव्यू भी दिया, सारी चीजें आपको बताई। जैविक खेती का मतलब फर्टिलाइजर का यूज ना करो, खाद का उपयोग ना हो, एक भी नहीं, तो जैविक कृषि कहते हैं, मतलब कि बेहतरीन कृषि, और वो सिक्किम है पहला। अरहर, तुअर, है ना, लाल चना, पिजन पी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुल मिला के बताना ये था आपको कि कृषि में जीडीपी वगैरह, है ना, राज्य सूची का विषय है, इतने प्रकार की कृषि होती हैं, रबी खरीफ जायद आपको ध्यान में रहेगा ही, ये सारी चीजें। और मैंने ओवरव्यू दिया सिंधु घाटी सभ्यता से लेके और नाबार्ड तक, मैंने सारी चीजें बताई हैं। जो मैंने बताई हैं बोल के उसे आप पहले नोट कर लेना, फिर इसको शुरू करना। जय हिंद, जय भारत।